अब तक आप रियल हीरोज़ से मिल रहे थे और वो आपका बहुत एंटरटेनमेंट करते हैं, उन्हें देखने में आपको बड़ा मज़ा आता है। आज मैं आपको दो ऐसे रियल हीरोज़ से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आप पैसा कमाते हैं। स्विगी नाम हर एक के घर में जाना पहचाना है। मुश्किल से 10 सालों में स्विगी ने हिंदुस्तान के 700 से ज़्यादा शहरों में अपनी प्रेजेंस बनाई है, हर एक घर में अपनी छाप छोड़ी है। और 2024 का साल स्विगी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा। आपने कैपिटल मार्केट में अपनी शुरुआत की, आईपीओ आया, इन्वेस्टर्स ने इनके आईपीओ को ज़बरदस्त रेस्पॉन्स दिया और आज ये 10 साल पुरानी कंपनी जिसने जीरो से शुरुआत की, आज 11-12 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। और उनके सीएफओ राहुल बोथरा साहब हमारे साथ हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यार, आप तो मुझे पता चला सिंगापुर में थे, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी। कहाँ सिंगापुर जैसी इतनी बढ़िया कंट्री को छोड़कर, अच्छी नौकरी को छोड़कर आप यहाँ स्टार्टअप्स में आ गए स्विगी में? तो ये बात 2017 की है। मैं ऑलरेडी इंडिया से बाहर 8 साल तक बाहर था। 3-4 साल मुझे सिंगापुर में हो गए थे। और सिंगापुर में जब आप एक टूरिस्ट की तरफ ही जाते हो या आप वहाँ रहते हो तो एक लाइफस्टाइल वहाँ की, मैं बोलता हूँ कि एक एस्केलेटेड लाइफस्टाइल है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना वहाँ पे सुविधाएं हैं कि मुझे एक लाइफ में लगा कि एक ठहराव आ गया है। और मुझे इतना जल्दी रिटायर होना नहीं था लाइफ में। और जब हम इंडिया से बाहर रहते हो तो हमेशा रोज़ आप इंडिया में जानना चाहते हो कि क्या हो रहा है। और उस टाइम 2016-17 में एक इंटरनेट रेवोल्यूशन इंडिया में हो रहा था, एक टेलीकॉम रेवोल्यूशन के ज़रिए जो एक ऐप बेस्ड एक कंज्यूमर लाइफस्टाइल चेंज हो रही थी इंडिया में। तो ये इसने मुझे काफ़ी आकर्षित किया। और फिर यहाँ पे मैं लोगों से बात करने लगा और कुछ फाउंडर से मिला। तो जब स्विगी के फाउंडर से मिला तो मुझे एक उनका जो एक जुनून था कि एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, पहले फूड डिलीवरी के साथ और फिर कन्वीनियंस के साथ। तो इसके लिए मुझे एक आकर्षण हुआ और फिर मैंने वहाँ छोड़कर मैं बोला कि चलिए इंडिया में कुछ अगर अगले 10 साल देखते हैं तो ये जो कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एक काफ़ी मुझे एक अट्रैक्टिव सेक्टर लगा कि अगर मैं अपना 10 साल करियर का इसमें लगाऊं तो फिर शायद कुछ बड़ा कर सके। तो आज एक रेयर व्यू मिरर में देखने से इजी लगता है कि लेकिन जो हमने कठिनाइयाँ थी और जो 10 साल से हमने कंपनी को चलाया है और आज एक पब्लिक कंपनी हो गए हैं और जो कंज्यूमर के साथ हमारा जो आकर्षण है, जो लगाव है कि 10 करोड़ से ज़्यादा भारतीय ने हमारे इसको इस्तेमाल किया है। हर साल 5 करोड़ लोग स्विगी से ऑर्डर करते हैं। तो ये नंबर अभी तो शुरुआत है, आगे आगे हमें लगता है कि हम एक बहुत बड़ी एक कंपनी बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियत प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसके लिए एक बार राहुल के लिए जोरदार तालियां भी होनी चाहिए कि आप आज हिंदुस्तान में 5 लाख से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसलिए आप हमारे रियल हीरो भी हैं। हमारे साथ हितेश दोषी साहब हैं। 5,000 रुपये से इन्होंने कंपनी की शुरुआत की और वारी एनर्जी से आपने नाम सुना होगा। मैं बता दूं, एक ऐसा रिकॉर्ड इनके नाम पर है जो आप सोच भी नहीं सकते। इनका आईपीओ भी 2024 में इसी साल आया और आईपीओ आने के बाद कंपनी की प्राइस डबल भी हुई। इन्वेस्टर्स ने बड़ा पैसा बनाया। 97 लाख एप्लीकेशन, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी आईपीओ में अब तक की सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई है। वो रिलायंस पावर के ज़माने से आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस तक देख लें, अब तक सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस लेने का रिकॉर्ड वारी एनर्जीज के नाम पर बना है। तो उसके लिए हितेश भाई बहुत बहुत बधाई। मज़े की बात है, आपने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ 5,000 रुपये से की और ट्रेडिंग वाले बिजनेस में आप थे हितेश भाई, राइट? कैसे दिमाग में आइडिया आ गया कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर का बिजनेस इतना बड़ा हो सकता है और इसमें इतनी बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी। बिज़नेस जब शुरू किया था तब तो हॉस्टल में रहते थे और कुछ पैसा चाहिए था शाम को कुछ खाने के लिए या घूमने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आए, फिर ट्रेडिंग में से इंस्ट्रूमेंटेशन, और इंस्ट्रूमेंटेशन में से जब हम मैन्युफैक्चरिंग में आए तो ग्लोबली फैक्ट्री ऐसी बनाई हमने जहाँ इंपोर्ट कर रहे थे एक्सपोर्ट शुरू हुआ। इंडिया का 55% मार्केट शेयर लिया और करीब 65 कंट्री से ज़्यादा हम लोग ने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया था। तो भूख तो हॉस्टल थे थी,
कि कुछ कर रहा है, कुछ करना है, तो रेगुलर नए नए बिजनेसेस बढ़ा रहे थे। 2007 में पहली बार मैंने सोलर पैनल्स, जर्मनी में जब हमारा स्टॉल था वहाँ हनोवर में, और शाम को जब हम निकले तो कुछ लगा रहा था काली प्लेटें वहाँ पे, तो मैंने पूछा भी क्या चीज़ है, तो उन्होंने मुझे बताया। एंड देन आई थॉट कि ये चीज़ डेफिनेटली जहाँ 130 170 दिन सनी डेज होते हैं वहाँ पे अगर ये लोग सोलार पे लगा रहे तो इंडिया में आज नहीं तो कल आएगा। स्टडी किया और 2008 में हमने इंडिया में सोलार पैनल बनाने की फैक्ट्री लगा दी, जो यूरोप के लिए हमने शुरू की। तो एक तो कुछ बिज़नेस अच्छा लगा, भूख थी, और लगा कि ये 2-4 साल शायद पैसा नहीं कमाएंगे बट ये चलेगा। और फिर 2008 से जर्नी शुरू हुई आज यहाँ। तो आपको ये लगता है हितेश भाई कि हम्बल बैकग्राउंड होना, छोटी जगह से आना, ये कई लोग ये समझते हैं कि यह तो हमारे लिए मतलब प्रोग्रेस करने में बड़ी मुश्किल काम है, बाधा है। आपको लगता है कि वो शायद सबसे ज़्यादा आपको मजबूती देने वाली रही कि भाई छोटी जगह से आ रहे हैं, वो संघर्ष करने की एकदम बड़ी इच्छा होती है, ताकत होती है? मुझे सच को तो कभी संघर्ष नहीं लगा। मुझे लगा, मैं पहले दिन से एंजॉय कर रहा था। मतलब जब पैसे नहीं थे, पावड़े में काम चलाते, तो दोस्तों के साथ या एक बिस्किट का पैकेट लेके, आप भी हॉस्टल में रहे हैं, आप जानते हैं। तो मुझे कभी ऐसा किसी चीज़ में संघर्ष नहीं लगा, आज भी नहीं लगता है, बिकॉज आई एम एंजॉइंग द एंटायर जर्नी। हॉस्टल के वो दिन भी कोई मुझे कोई पूछेगा कि आपके पास 10 रुपए भी नहीं थे, तो मैं कहूँगा वो भी दिन बहुत मज़े वाले थे। बिल्कुल। मेरा थोड़ा मानना संघर्ष। चलिए, अच्छी बात है। राहुल, आप भी बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हितेश भाई गुजरात से हैं, राहुल राजस्थान से हैं और छोटे से गांव से हैं, जोधपुर के आसपास। क्या बदलाव आप देखते हैं एक छोटी जगह से सिंगापुर जैसी जगह आना और फिर हिंदुस्तान में आके स्विगी जैसी बड़ी कंपनी बनाना? क्या एक आम नौजवान हिंदुस्तान का इस तरह का सपना देख सकता है? यदि हाँ, तो देखकर उसको पूरा कैसे करें? देखिए, हम जो भी कुछ बड़ा कुछ करते हैं तो एक जो सपना हम देखते हैं लाइफ में और फिर उसकी तरफ एक अपनी पूरा संघर्ष लगा देते हैं। एक छोटी सी एक कहानी बताऊंगा कि जैसे आपने बताया कि मैंने अपने यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया था, तो ये सीए फाइनल का मेरा 8 एग्ज़ाम होते हैं। जो छठा एग्ज़ाम था, अपनी मोटरसाइकिल पे सुबह 7:15 बजे में जा रहा था और वहीं पे एक ऑटो ने मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया। तो ऑटो मेरे ऊपर था, मैं बाइक के नीचे, और मतलब वो जो ऑटो का कांच था मेरे ऊपर ऐसे काफ़ी मुझे चोट आई जी। तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि अभी आप घर जाइए, अभी आप अस्पताल जाइए। मैंने बोला नहीं। कि सबसे पहले जब मैंने एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उठा और देखा कि मेरी उंगलियां चल रही है क्या, कि मेरी राइट हैंड की। तो जब वो चली तो मुझे एक लगा कि ये मेरा एक सपना था कि भाई आगे बढ़ना है तो हमें कुछ ना कुछ करना है, कुछ संघर्ष करना है। तो उसी हालत में मैं एक 8 बैंडेड के साथ मैंने एग्ज़ाम लिखा। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्ज़ाम था। क्या बात। तो जब एग्ज़ाम लिख रहा था तो शायद कुछ खून भी पेपर पे लग गया था, लेकिन एक जुनून था कि भाई कुछ करना है और ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जब मैं स्विगी ज्वाइन किया तो छोटी कंपनी थी, जब हम 5 शहरों में थे, और एक सपना बड़ा था कि जब हम एक कंज्यूमर को एक नई लाइफस्टाइल दे रहे हैं, हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, ये पहले जैसे फूड डिलीवरी के साथ, उसके बाद अभी ग्रोसरी के साथ, तो ये काफ़ी संकट आए, काफ़ी इसमें जैसे फंडिंग भी लगी, लेकिन हमें काफ़ी सबसे सपोर्ट मिला, हमारे इन्वेस्टर्स का, हमारे कंज्यूमर्स का सबसे बड़ा, और जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स आपने बताया। तो सबको साथ मिलके एक जब आप एक सपने की तरफ जाते हो तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। और जब कोविड भी आया तो मुझे याद है कि पहले जब कोविड का पहला महीना आया तो हमारा बिजनेस 80% गिर गया था, और हमारे पास सिर्फ 6 महीने का जो एक कैश बैलेंस होता है कंपनी में, कि एक मंथली एक आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो सिर्फ 6 महीने का कैश बैलेंस था और 80% बिजनेस गिर गया। लेकिन उस टाइम भी हमने एक चीज़ सोच के रखी थी कि इस हालत में भी अगर हमें वापस फंडिंग नहीं मिले तो भी हम कंपनी चलाएंगे, प्रॉफिटेबल बनाएंगे, और इनोवेशन के साथ हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे। तो जो हमारा ग्रोसरी बिजनेस है इंस्टामार्ट का, हम उस टाइम ने हमने पैसे निकाले नहीं उसमें, तो फूड डिलीवरी को प्रॉफिटेबल किया और इंस्टामार्ट में हमने ग्रोथ दिखाया। तो एक जो सपना आप लेते हो तो एक रिसोर्सेज अपने आप आ जाते हैं, आप सम्मिलित कर लेते हो। तो मुझे ये लगता है कि एक बस एक जुनून होना चाहिए, सपना होना चाहिए, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। बिल्कुल। हितेश भाई, आपका एक्सपीरियंस जाहिर सी बात है कि राहुल जी से कहीं ज़्यादा है,
उम्र के लिहाज से कम शायद 15 साल 20 साल का गैप होगा आप दोनों के बीच में। आप इनकी उम्र में ऐसी क्या चीज़ है जो अपने आप में बदलना चाहेंगे कि अगर मैं राहुल जितना यंग इस वक्त होता तो मैं अपने यंग हितेश दोषी को क्या समझाता, क्या सिखाता, क्या नई चीज़ होती? मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, तो कभी लगता है मेरे बच्चों को यही कहता हूँ भाई कि आपकी एज में होता शायद तो जो मुझे बनाने में शायद 30 साल लग गए वो शायद 5 साल में आज हो सकता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, आप हेल्थ ले लीजिए, एआई ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, एरोस्पेस, कोई भी अच्छा जो ग्रोइंग सेक्टर है, जिस स्पीड से इन टर्म्स ऑफ, मैं परसेंटेज नहीं कहता हूँ, इन टर्म्स ऑफ द बिलियन डॉलर्स ईयर ऑन ईयर जो ये सेक्टर ग्रो हो रहा है, आपके और मेरे टाइम पे हम लोग 25-30 साल के जब थे वो शायद 10 साल में जो ग्रो हो रहा था, मैं नेट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, नॉट परसेंटेज, वो शायद आज 1 या 2 साल में हो रहा है। तो ऐसे लगता है कि मैं बहुत जल्दी बूढ़ा हो रहा हूँ। ये सब अपॉर्चुनिटीज शायद हमारे टाइम पे नहीं थी। जी, जिस उम्र में वारी एनर्जी शुरू की हितेश भाई ने, राहुल जी आजकल के यंगस्टर्स तो उस उम्र में रिटायर होने की सोचने लगेंगे, हाँ बर्न आउट हो गया, दिस टू मच ऑफ प्रेशर। मतलब जो जेनजी, मिलेनियल्स, ये सारे जो नौजवान हैं आजकल, मतलब इनका रिटायरमेंट बहुत जल्दी आने लगता है। क्या इनको कहेंगे? अच्छा, आप कब होने वाले हैं? ऐसे मुझे भी 25 साल हो गए हैं काम करते हुए अनिल जी, तो लेकिन जो मैं अभी आपने कहा कि जो जेनजी है, मुझे लग रहा है कि जब मैंने काम शुरू किया और आज की जो जनरेशन है उनकी जो एक लाइफ का जो उनका जो देखने का नज़रिया है वो काफ़ी अलग है। तो हम लोग एक देखते थे कि भाई जितना हम ज़्यादा काम कर सके, जितना ज़्यादा हम एक अपॉर्चुनिटी ला सके अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, और ज़्यादा खुद एंजॉय के लिए टाइम कम था। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी यंगस्टर्स है कि वो कुछ बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। एक तो जो स्पैन है जो ग्रोथ का वो भी काफ़ी कम हो गया है। बहुत जल्दी लोगों को बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिल रहा है और वो अपना लाइफस्टाइल भी एंजॉय करना चाहते हैं, ज़्यादा घूमना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो पहले एक 58 साल की, जो 60 साल की जो उम्र होती थी रिटायरमेंट की, वो अभी काफ़ी चेंज हो जाएगा नज़रिया। तो लोग अपना अपना एक एम्बिशन बनाएंगे कि भाई इतना मुझे रिटायरमेंट या सेविंग चाहिए, और उसके बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग जा रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप देखेंगे कि एक यूनिकॉर्न जो शब्द है कि $1 बिलियन या 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ की कंपनी 2011 में इंडिया में पहली यूनिकॉर्न बनी जो स्टार्टअप में। 6 साल लगे 10 यूनिकॉर्न बनने के लिए। 2017 तक सिर्फ 10 यूनिकॉर्न थे और अगले 7 सालों में 110 यूनिकॉर्न्स बढ़ गए, मतलब 11 गुना ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बन गए। और आज आप देखोगे कि सूनिकॉर्न, आपने बताया कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो सूनिकॉर्न एक टर्म है कि भाई जो जल्दी एक यूनिकॉर्न बन जाएगी। तो आज की तारीख में 120 सूनिकॉर्न भी इंडिया में है। तो आप देखिए कि जो चीज़ 12-13 साल लगी 118 कंपनीज पहुंचने में, तो अगले 1 या 2 साल में 100 कंपनी से भी ज़्यादा एक यूनिकॉर्न बन सकती है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स है वो भी एक चाहते हैं कि वे अगर जो जॉब कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। तो ये एक ट्रेंड में ज़रूर देख रहा हूँ। हितेश भाई, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप जिस मुकाम पर हैं, आपको क्या लगता है कितना काम करना ठीक है? हफ्ते में 90 घंटे, कम या ज़्यादा? हाँ जी, आजकल सबसे बड़ा टॉक ऑफ द टाउन यही कि 90 आवर्स अ वीक। आपको क्या लगता है कितना करना चाहिए काम? जब तक, मतलब मेरा जो स्टोरी मैंने आपको बताया कि आई एम एंजॉइंग द जर्नी, तो मुझे लगता है कि आज काम में मज़ा आ रहा है तो शायद 2 घंटा ज़्यादा रुक जाता हूँ। आज थोड़ा ठीक नहीं है तो आज नहीं करना है। तो जब तक आप काम को एंजॉय कर रहे हैं, वो तो आपके पास तो लग्जरी है ना, आपके एम्प्लॉयज़ के पास थोड़ी वो लग्जरी है। मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये बात करता हूँ कि जब तक आप काम को एंजॉय कर रहे हैं करते रहिए। जैसे आपको लगता है मज़ा नहीं आ रहा, इमीडिएटली बंद करके घर चले जाइए। अच्छा, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी मैंने देखी है उसमें कि जब तक वो काम को एंजॉय कर रहे हैं, आज करीब 10,500-11 हज़ार लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, इनडायरेक्टली और ज़्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी हमें 1.5x से 2x मिलती है जब उनकी इच्छा से वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक बात। राहुल, आपका क्या सोचना है, कितने घंटे काम करना आप पसंद करते हैं? देखिए, इसमें तो जो हमारी जैसे नई एज की कंपनीज है, हमें एक ही बात पता है कि भाई जब काम होता है तो करना है। भले ही आप सोमवार के दिन अगर 11 बजे का मैटनी शो या सुबह का शो मूवी देखने जाना है तो जाइए। तो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि हमने, जैसे हमारा जो कंपनी का DNA है, हमने ऐसा बनाया है कि हम एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट करते हैं
कि भाई एक आउटपुट चाहिए। जैसे आप देखेंगे 31 दिसंबर को हमारी पूरी ऑफिस ऑफिस आती है, तो बाकी दुनिया पूरी एंजॉय करती है, क्योंकि उस दिन हमारा सबसे बड़ा साल का दिन होता है। तो आप देखिए अपने आप लोग ऑफिस आते हैं, Correct. क्योंकि उनको पता है कि भाई सोमवार के दिन सुबह मैं भले ही मैं मूवी चला जाऊं, मुझे मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट है और मैनेजमेंट का भी ट्रस्ट हमारे ऊपर है। तो ऐसा एक डीएनए हमने अपनी कंपनी में लगाया है। राहुल, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग ये मानते जानते हैं और समझते हैं कि मतलब आप कितनी और आदत बिगाड़ेंगे लोगों की, क्योंकि अभी अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि जोधपुर में या कहीं राजस्थान में कोई जगह थी, वहाँ पर इन्होंने 58 सेकंड में 58 सेकंड्स में एक डिलीवरी की। राइट, सही है ये? हाँ, ये सही है। तो वो बताइए वो दिन कब आने वाला है कि मैं सोचूं कि मुझे स्विगी से कुछ मंगाना है और आपका बंदा घर के बाहर ही खड़ा मिले? देखिए ये शायद चैलेंज हम लेने को तैयार हैं, क्योंकि आपकी जो आपकी आदत होती है, जो आप ऑर्डर कर रहे हो, तो हमारे पास काफ़ी आपका पास डेटा है और पर्सनलाइजेशन हमने किया हुआ है। तो धीरे धीरे हम ऐसी एक लिस्ट बना लेंगे कि हमें पता है कि 5 तारीख को आप क्या मंगाते हो और 10 तारीख को क्या मंगाते हो। ये ऑटो पॉपुलेटेड एक लिस्ट हो जाएगी My God. और आपको खाली एक आपके मोशंस के जरिए आपको क्लिक भी नहीं करना, कि आप अपने मोशन के जरिए आप बोल सकते हो कि भैया ऑर्डर कर दीजिए, तो और हाथों हाथ आपके Seriously? पास आ जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आएगी और हम काफ़ी वहाँ पे तो पहुँच चुके हैं। आज आप देखेंगे कि हम जैसे जो हमारा ग्रोसरी बिजनेस है, हम 70 शहरों में हैं और हमारा नेशनल एवरेज टाइम 11.5 मिनट है डिलीवरी का। तो 11.5 मिनट 11.5 मिनट आप एवरेज? बैंगलोर ले लो, बॉम्बे ले लो, दिल्ली ले लीजिए, तो जहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है जी। और हमारा नेशनल एवरेज 11.5 मिनट चल रहा है। गजब, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। मतलब आप सोच नहीं सकते, मतलब मुझे कभी अगर चाय मंगवानी हो मेरे ऑफिस में तो उससे ज़्यादा ही टाइम लगता है, ऑफिस में से ही बन के आती है, तो पता चला कभी किसी दिन स्विगी से ही मंगवा ली जाए। लेकिन हितेश भाई, आपका क्या इरादा है? क्या आप ये सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान के हर एक घर पर एक सोलर पैनल होगा? क्या ये मिशन कब कंप्लीट हो सकता है? कब कंप्लीट होगा एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट 3 या 4 साल में देखेंगे हम लोग। जितने भी रूफ है हमारे पास इंडिया में, जैसे हम यहाँ भी होटल में बैठे हैं, यहाँ भी रूफ है, स्कूल में है, कॉलेज में है, ऑफिस में है, ये सारे रूफ पे हम लोग सोलार देखेंगे। और अभी लेटेस्ट जो स्कीम आई है उसमें लेस देन 1 ईयर 7 लाख रूफ खाली गवर्नमेंट सब्सिडी से हुए हैं, जो 1 करोड़ का वहाँ पे सपना है। पर जब हम लोग बात करते हैं कि 1 करोड़ तो ये पहला स्टेप है, शायद ये 10 करोड़ हम लोग एक साथ में देखेंगे। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है इसके बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट बेनिफिट्स क्या है, वैसे लोग बढ़ रहे हैं। बट खाली सोलार में हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, इन अदर वर्ड्स कि आपकी ये होटल पे सोलार्स भी है और बैटरीज भी है और आपको बाहर के किसी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी बैटरीज में भी काफ़ी काम कर रही है। तो ये आई थिंक देखेंगे अगले 5, 7, 10 साल के बाद हम कहेंगे कि हमारे घर कम्प्लीटली इको फ्रेंडली, जिसको हम कहेंगे वाटर भी हम लोग नहीं ले रहे, वाटर को भी रिसाइकल कर रहे हैं, एनर्जी को भी कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ कंट्रीज़ में शुरू हुआ है, इंडिया में अगले 5, 7 साल 10 सालों में हम लोग पूरा एग्जीक्यूशन देखेंगे। राहुल, एक सवाल आखिरी कि जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि आपने ज़ीरो से शुरुआत होके 1 लाख करोड़ की कंपनी देखी है, सक्सेस को पचाना आसान काम नहीं है। हाउ टू डाइजेस्ट सक्सेस, वन थिंग, और जो हिंदुस्तान में नौजवान है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए? देखिए एक चीज़ हमने देखी है कि जैसे जो स्टार्टअप वर्ल्ड से भी जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, काफ़ी लोग निकल के एक नई अपना शुरुआत भी कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी भी प्रोत्साहन करती है। तो जैसे एक माफिया बोलते हैं स्टार्टअप की, हर कंपनी का एक एक माफिया बन गया है। तो आप जैसे फ्लिपकार्ट का आप देखिए, तो कम से कम शायद 250 से 300 कंपनीज फ्लिपकार्ट माफिया की जो बोलते हैं हो गई है। आज स्विगी के भी हमारे जो एक्स एम्प्लॉयज़ है, तो उन्होंने भी कम से कम 40 से 50 नई कंपनी शुरुआत की है। तो हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि जैसे विकसित भारत 2047 तक जो हमारा एक डेवलप्ड इंडिया का जो एक सपना है, और जैसे जैसे रफ्तार से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो हमें लगता है कि डेफिनेटली शायद 2047 तक वेट भी ना करना पड़े, और उसके पहले भी क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे युवा है, वो काफ़ी एक इनोवेशन लेके आ रहे हैं, और हमारी जैसी कंपनीज भी काफ़ी उनका करती हैं। जल्दी से हितेश भाई, आपसे सलाह नौजवानों के लिए नहीं चाहिए, ज़्यादा उम्र वाले 40-45 प्लस, जब उस उम्र में लोग सपना छोड़ देते हैं, यार कर लिया लाइफ में, अब और ज़्यादा हिम्मत नहीं करनी है, अब और ज़्यादा एडवेंचर नहीं करने बिजनेस को लेकर,
उनको क्या आप सलाह देंगे? कैसे इस उम्र में भी कुछ नया करके कुछ बड़ा बना जा सकता? आई थिंक जिसको करना है, हंगर है, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हम लोगों ने पहले 2 लिस्टेड कंपनी थी जो हमने मार्केट से ली थी। एट द एज ऑफ 57 हमारा ये नया आईपीओ जिसकी आप बात कर रहे थे आया है। और आज भी आप रेगुलर न्यूज़ में देखते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम है किसी कंट्री के हिस्ट्री में ऐसा ग्रोथ, और ये शायद हम लोग एक ही बार देखते हैं। एज आप 45 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 60 भी है, 70 भी है, और कुछ करना है तो अभी केक वॉक है। बिल्कुल। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू हितेश भाई, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तालियां होनी चाहिए एक दो ऐसे एंटरप्रेन्योर के लिए जिन्होंने साल 2024 में ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो आप हम सब ज़िंदगी में ज़रूर बनाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। 1-1 लाख करोड़ की कंपनी मार्केट में बनाना कोई आसान और छोटी बात नहीं है, जो आप दोनों ने करके दिखाया है। प्राइवेट मार्केट से पब्लिक मार्केट में आए और लोगों ने आपको हाथों हाथ लिया है। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर राहुल जी, हितेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।